जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बीपीएससी के रिसर्च ऑफिसर के इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस आपने ज़रूर देखे होंगे। ये काफ़ी शानदार सवाल है। अगर आप इसी तरीके से टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ कवर करना चाहते हैं तो हमारी बैचेस हैं जो एप्लीकेशन वेबसाइट में चलती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को आपको मैच करना है। और ये मैं जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से पढ़ो। मिक्स्ड इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट और जीडीपी ग्रोथ रेट, और इसमें डेफिनेशन है। पहली चीज़ है मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत ही आसान है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की को एग्जिस्टेंस। एक मिक्स्ड इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और इसी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर यानी जो इंडिविजुअल या फर्म्स के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। ये दोनों की को एग्जिस्टेंस देखने को मिलती हैं। तो ए जाएगा यहाँ पे सेकंड के साथ। बस एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आ गया है बी, 2, 1, 3, 4। देन ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ का मतलब है रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी। सिंपल डेफिनेशन है ये, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे सही टर्म होना चाहिए वैसे तो। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द रियल आउटपुट और इनकम ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम। समय के साथ किस तरीके से इंक्रीज देखने को मिल रहा है जीडीपी वगैरह में, क्योंकि जीडीपी एक पैरामीटर है जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एसेस करते हैं, मेजर करते हैं। देन इसके बाद कह रहा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दोस्तों एक ब्रॉड टर्म है, ग्रोथ से ज़्यादा ब्रॉड टर्म डेवलपमेंट है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट की ग्रोथ नहीं देखते हैं, बल्कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है वो लोगों के लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता। बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी में रिडक्शन, इनइक्वालिटी में रिडक्शन, बेटर सैनिटेशन, हाउसिंग, बहुत ब्रॉड चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंक्लूड्स वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सी जो है वो 3 के साथ मैच होने वाला है। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। जीडीपी में हम देखते हैं, हो सकता है कि अगर जीडीपी 8% बढ़ जाए लेट सपोज, बट पॉवर्टी भी हाई रहे, हेल्थ केयर पुअर हो, इनइक्वालिटी बढ़ जाए, तो ये डेवलपमेंट नहीं कहला सकता। बट किसी देश में अगर जीडीपी 5% ही बढ़े, बट हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड सारी चीज़ें सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए, तो हो सकता है यहाँ पे कंट्री ए और कंट्री बी में अगर हम देखें तो कंट्री बी में ग्रेटर डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ है, इवन दो लोअर जीडीपी ग्रोथ रहा है। तो ये डिफरेंस है टर्म्स में। देन जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो ये क्या हो सकता है? देखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट का एक प्रॉपर फार्मूला होता है कि किस तरीके से हम मेज़र करते हैं। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर का रियल जीडीपी 200 लाख करोड़ था और इस बार का करंट ईयर का 210 है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? 10 का आया है ना, आउट ऑफ 200 इंटू 100%। तो ये प्रॉपर परसेंटेज है जिसमें ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 5%, है ना। तो 5% यहाँ पे ग्रोथ रेट निकल कर, जीडीपी ग्रोथ रेट निकल कर आता है। तो इस तरीके से हम इसे मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि ये आएगा सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट के साथ। ये क्योंकि जो डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप डिफाइन करना चाहो कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है तो सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट सबसे क्लोजर है इस आइडिया के। क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं कि इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो, जो सोशल कंडीशन, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उनको हम डिग्रेड ना करें और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इसी तरीके से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस देखने को मिले। तो ये है जीडीपी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज टू इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया रिलेटेड टू लेबर मार्केट। पहला कह रहा है बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें थोड़ी सी सोशल प्रोटेक्शन ही है। दूसरा कह रहा है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर रहा है। तीसरा ये कि हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में। यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे आंसर है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो लेबर मार्केट है इनमें बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है। इनफॉर्मल सेक्टर्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? वही जॉब सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम है, लेक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, देन लो एंड इरेगुलर वेजेस, है ना। देन इसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी, पुअर वर्किंग कंडीशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
और इससे क्या है कि ग्रोथ लेस इंक्लूसिव हो जाता है बिकॉज अ लार्ज सेक्शन ऑफ वर्कर्स मे नॉट एडिक्वेटली बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कम इंक्लूसिव है क्योंकि बहुत बड़ा जो सेक्शन है वर्कर्स का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो इस वजह से यहाँ पे ये ए बिल्कुल सही है क्योंकि देखो दोस्तों, इंक्लूसिव ग्रोथ की जब भी हम बात करेंगे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनफॉर्मल सेक्टर एग्जिस्ट करता है जो कि बहुत बड़ी संख्या में है। तो इससे क्या है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिल पा रही, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इरेगुलर वेजेस हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे कहलाया ये। दूसरा कह रहे हैं डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखिए, जब हम अगर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं तो ये भी एक अनदर मेजर चैलेंज है। लो फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी एक अनदर चैलेंज है बिकॉज व्हेन वीमेन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क रिमेन आउटसाइड द लेबर मार्केट। तो इससे क्या होता है, वैसी वीमेन जो विलिंग हैं और एबल भी हैं काम करने के लिए, अगर वो लेबर मार्केट से बाहर हैं तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं डेफिनेटली, है ना। देन लोअर हाउस होल्ड इनकम, बिकॉज एक हाउस होल्ड में अगर वीमेन भी अर्न करें तो हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिली इस केस में, है ना। जेंडर इनइक्वालिटी भी बढ़ गई, राइट। लोअर पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस वजह से जो इंक्रीजिंग वीमेंस पार्टिसिपेशन ये बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। अगर ये घटेगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बड़ा हिंड्रेंस, एक बड़ा चैलेंज है डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। तो ये बी भी होगा आंसर। तो आंसर क्या बना, डी, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। देन तीसरा कह रहे हैं हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। देखिए, ये एक कंसेप्चुअली गलत स्टेटमेंट है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मेजर करता है कि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर एम्प्लॉयमेंट कितनी रिस्पॉन्सिव है। अगर कोई सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव होगा तो वो ज़्यादा मशीन्स पे डिपेंड होगा, है ना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होगा लेबर के मुकाबले। तो इससे क्या है, फ्यूअर्स जॉब बनेंगी, जॉब की संख्या, नंबर ऑफ जॉब्स विल बी लेस। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ जो हम चैलेंज की बात करते हैं तो ये इन दोनों से जुड़ा हुआ, ए और बी से, ना कि सी से। क्योंकि हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वाली बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मेजर करता है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले। तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में क्या है, मशीन्स और टेक्नोलॉजी है। तो इस वजह से यहाँ पे जो लेबर का नंबर है वो कम होता है, फ्यूअर्स जॉब मिलती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप उस वीडियो को रेफर कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। विच स्कीम प्रोग्राम इज डायरेक्टली लिंक टू एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो कौन सा स्कीम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने के लिए, ताकि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ मिल सके। तो रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है वो पहले समझते हैं। देखिए, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, और रीजनल डिस्पैरिटी को अगर हम समझें तो इसका मतलब है अनइक्वल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री, यानी कुछ रीजन्स बहुत फास्ट डेवलप हो रही हैं और कुछ रीजन्स के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, जबकि कुछ पीछे रह जा रही हैं, है ना। यानी सम रीजन्स डेवलप फास्ट एंड है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बट अदर्स लैग बिहाइंड। ठीक है, तो ये वाली बात है रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब फ़र्क होता है, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय लेवल पे यहाँ पे डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। एक एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, दूसरा नहीं हो पा रहा है। एक स्टेट के पास हो सकता है बेटर रोड्स हों, रेलवेज हों, इलेक्ट्रिसिटी हों, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हों, इन्वेस्टमेंट हो, जबकि दूसरे स्टेट में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर देखने को मिले, इंडस्ट्री जॉब्स वगैरह कम हो। तो ये देखने को मिल रहा है। जबकि इंडिया के केस में अगर हम देखें तो एक डेवलपमेंट गैप देखने को मिल रहा है बिटवीन रिलेटिवली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड कुछ लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड और जोग्राफिकली डिसएडवांटेज रीजन। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं पहले। जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सिविल सर्विसेज 1999 में ही कि जो रीजनल डिस्पैरिटी वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, मतलब एक एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है। पहला कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट
परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम ओनली इन सेलेक्ट लोकेट्स। दूसरा कह रहे हैं सम एरियाज आर एग्रो क्लाइमेटिकली लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट। तीसरा कह रहे हैं सम एरियाज कंटिन्यू टू फेस लिटल और नो एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। चौथा कह रहे हैं सम एरियाज है फेस्ड कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर? देखिए जो पहला है कि परसिस्टेंस इन्वेस्टमेंट है कुछ सेलेक्टेड लोकेलिटीज़ में, ये बात सही है एक्चुअली, पहला सही है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हिस्टोरिकली उन्हीं जगहों में है जिनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलप्ड मार्केट है। अब कोई वहाँ पे फैक्ट्री क्यों लगाएगा जहाँ पे मार्केट ही नहीं है? सिंपल सी बात है ना ये तो ये एरियाज ही डेवलप होंगे जो ऑलरेडी जिनमें मार्केट डेवलप्ड है, जिनमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनमें लेबर स्किल्ड है, जिनमें पहले से इंडस्ट्रियल बेस है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की एक्सेस है, पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं। तो इस वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है कि सेलेक्ट लोकेट्स में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है ओवर द टाइम। देन दूसरा कह रहे हैं ना सम एरियाज आर एग्रो क्लाइमेटिकली लेस कंडीशिव। तो ये बात भी सही है। कुछ रीजन्स में हो सकता है वो ड्रॉट फेस कर रहे हो, सॉइल की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो, टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, देन हो सकता है अक्सर फ्लड्स आते हो, बाढ़ आती हो, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ रीज़न में। और एग्रीकल्चर जैसे कि आप जानते हो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ख़ास तौर से लेस इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स में। तो इस वजह से अगर अनफेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को ये लिमिट कर सकता है और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक सकती है। तो कुछ एरिया एग्रो क्लाइमेटिकली लेस कंड्यूसिव है डेवलपमेंट को लेकर। देन कह रहे हैं सम एरियाज कंटिन्यू टू फेस लिटिल और नो एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब ये वाली बात भी सही है क्योंकि एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो ट्रेडिशनल लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर मेथड्स थी उनसे आगे बढ़कर हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना, मशीनाइजेशन की ओर जाना, डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना, एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह, है ना, ये चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कुछ एरियाज लिटिल या नो एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं, उनमें कोई खास चेंजेस नहीं आया, वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इस वजह से एंड द कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि ये ट्रैप्ड है लो डेवलपमेंट इक्विलिब्रियम में। तो ये भी सही है। चौथा कह रहे हैं सम एरियाज हैव फेस्ड कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दोस्तों ये डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट को तो डिस्करेज कर सकता है एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, बट ये कोई जनरल स्ट्रक्चरल चीज़ों में हम नहीं देखते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी इसी वजह से हुआ हो। रीजनल डिस्पैरिटी के बहुत सारे कारण तो होते ही हैं कि कोई एरिया ज़्यादा डेवलप कर गया, बट ये कोई मेजर रीज़न नहीं है। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे गलत है। और वैसे भी आप देखो तो ऑप्शंस में 1, 2 एंड 3 और हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है ऑप्शंस में से, तो यहाँ में से सबसे बेस्ट 1, 2 एंड 3 ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा स्कीम रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करता है? ये है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नाम है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये पूछा भी गया था असम पीएससी में कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा था? तो ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। ये 2018 में, जनवरी 2018 में नीति आयोग ने लॉन्च करा था और बेसिकली ये 112 ऐसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको ये एड्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक दे विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इस बेस पे ये चीज़ देखने को मिली कि ये जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशो इकोनॉमिक बेस पे थोड़े कम डेवलप्ड हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए। और 2023 में इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने संकल्प सप्ताह इनिशिएटिव भी लॉन्च करा था कि किस तरीके से 500 एस्पायरेशनल ब्लॉक को जो कि 329 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं उनको इन्हेंस किया जाए, उनकी गवर्नेंस को इन्हेंस किया जाए। और इसके बाद ये जो प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव ये यही है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों का ये बढ़ाया जाए, सबका साथ सबका विकास जो इंश्योरमेंट है वो देखने को मिले, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ सबके लिए देखने को मिले और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया को प्रमोट किया जाए। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये कि इनके इंडिकेटर्स क्या हैं? तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है।
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें परसेंटेज वाइज मिला हुआ है, वेटेड एवरेज के ऐसा, इसे 30% है, एजुकेशन को भी 30% मिला हुआ है, एग्रीकल्चर में वाटर रिसोर्सेज को 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट को 10% और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 10%। तो ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, ये इन चीज़ों में डिवाइडेड है, 5 मेजर थीम्स में डिवाइडेड है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत है दोस्तों, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का प्रयास है हमारा, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस देखने को मिलती है, यानी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करें अपने यूनिक लोकल चैलेंजेस को एंड देन उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को डिजाइन करें, ना कि सेंटर से पॉलिसी बन के आए और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हो। जैसा गांधी जी भी कहते थे ना, डिसेंट्रलाइज्ड हो चीज़ें, उस तरीके से देखने को मिल रही है बात। देन रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात है, बेस्ट तरीके से एफिशिएंट तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाया जाए। देन कोलेबोरेटिव अप्रोच भी हो, यानी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के साथ भी पार्टनरशिप हो, फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो हर तरह की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है व्हाट इज द कोर एम ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स। तो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग मेन एम क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का। पहला कह रहा है रिड्यूस पॉवर्टी एंड एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। दूसरा कह रहा है रिप्लेस सोशल वेलफेयर कंप्लीटली। तीसरा बेनिफिट ओनली सिटीज़। चौथा इंक्रीज इनइक्वालिटीज़। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिला था सिविल सर्विसेज 2010 में। यहाँ पे कह रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ आर एनंसिएटेड इन द 11th 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से क्या नहीं इंक्लूडेड है। पोवर्टी रिडक्शन, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट या रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसका आंसर है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। बेसिकली जो 11th 5-year प्लान था, इसमें गोल था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी भी आज भी आप देखो तो ये 5-year प्लान पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसी पेपर में भी पूछे गए हैं और बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इनफैक्ट एनडीए में तो ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा थीम वगैरह में इनका प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो 11th 5-year प्लान था, जो 2007 से 12 तक चला था, इनका ये प्रॉपर गोल था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब कि बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज सेक्शन तक भी पहुँचे। तो इस वजह से यहाँ पे बाकी जो, जैसे आप पॉवर्टी रिडक्शन की बात करो तो इंक्लूडेड है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सटेंशन, हाँ ये भी है, जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना ये भी है, कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथन करना नहीं, ये वाला जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो नहीं शामिल है इंक्लूसिव ग्रोथ में। इंक्लूसिव ग्रोथ में हम ग्रोथ देखते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, सोशल इंक्लूजन देखते हैं, रीजनल बैलेंस देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। कैपिटल मार्केट जो है ना, ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देखो तो क्या कह रहे हैं, इसमें आंसर क्या है, स्ट्रेंथनिंग कैपिटल मार्केट। यहाँ पे आप देखो तो पहला था रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, तो ये क्या होगा, रिड्यूस पॉवर्टी, ये तो आंसर में होगा। देन कह रहे हैं रिप्लेस सोशल वेलफेयर कंप्लीटली, मतलब पूरे तरीके से ही सोशल वेलफेयर को रिप्लेस कर देना है। देन इसके बाद कह रहे हैं कि बेनिफिट ओनली सिटीज़, तो इंक्रीज इनइक्वालिटी, मतलब आप देखो देखते ही एलिमिनेट कर दोगे। सही आंसर ऑप्शन ए है, पॉवर्टी को कम करना और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना। तो ये दोनों ऑप्शंस को मर्ज करके एक ऑप्शन में लिख दिया गया है। तो कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, सिविल सर्विस के पुराने सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं, बीपीएससी एग्जाम में खास तौर से हम ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हो तो आप ऑलरेडी इस बात को समझते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं सस्टेनेबल गवर्नमेंट बजटिंग बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। रीज़न ये है कि जो बजटिंग है इसमें रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल बजटिंग दोनों शामिल होता है, जिससे पॉवर्टी एलिवेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, इन चीज़ों में हेल्प मिलती है। तो सस्टेनेबल गवर्नमेंट बजटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके पास फिजिकल कैपेसिटी जो है, जिससे वो पॉवर्टी एलिवेशन में वो हेल्प कर सकें, सोशल वेलफेयर को आगे बढ़ा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल गवर्नमेंट बजटिंग ज़रूरी है, ताकि क्या हो कि अनसस्टेनेबल डेफिसिट ना हो जाए। मतलब
जो हम लोग जिसके बारे में अक्सर कहते हैं ना, फ्री बायज एंड अदर थिंग्स, तो वो चीज़ें भी साथ में हमें समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट बजटिंग में ऐसी चीज़ें शामिल हों जो अनसस्टेनेबल डेट ना क्रिएट कर दे, अदरवाइज वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली है, राइट। रीज़न वही है कि बजटिंग का मतलब क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल बजटिंग, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बजटिंग का मतलब समझ गए ना आप कि रेवेन्यू डेफिसिट भी शामिल हो, कैपिटल बजटिंग भी शामिल हो, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, पॉवर्टी एलिवेशन में भी हेल्प मिले। FRBM एक्ट पे बहुत टफ क्वेश्चन आया है, अदरवाइज तो FRBM पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार सिंपल भी आते हैं। जैसे ये, हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ ही है, JKPSC में पूछा गया था FRBM के बारे में। अक्सर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों FRBM एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें समझनी है। पहले तो आप ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए खुद से, वीडियो पोस्ट करके आपको ट्राई करना है। तो हम बात कर रहे हैं FRBM एक्ट की, यानी फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये जो एक्ट है ये 2003 का है। ये एक फिजिकल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क है। फिजिकल मतलब वित्तीय, जो फिजिकल स्टेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए लाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फिजिकल डिसिप्लिन हो, जो एक्सेसिव गवर्नमेंट बजट बोरोइंग और डेफिसिट है, सरकार के जो बहुत ज़्यादा घाटे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। मेन यही इनका पर्पस है। देन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी बात देखने को मिलती है कि पब्लिक डेट सस्टेनेबल हो और फिजिकल बैलेंसेस वगैरह मैनेज किए जाए, मेंटेन किए जाएँ। ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फिजिकल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो। देन बेटर फिजिकल मैनेजमेंट के लिए ओवरऑल ये आप कह सकते हो। अब इसमें ना अमेंडमेंट भी हुआ है 2018 में, तो इसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो इसमें क्या क्या टारगेट है वो आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, लाइक जो फिजिकल डेफिसिट है उनका क्या टारगेट है। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% होना चाहिए GDP का, 3% ऑफ GDP। एंड जो जनरल गवर्नमेंट डेट है ये 60% ऑफ GDP हो, जिसमें से सेंटर 40% GDP, जिसमें से सेंटर के पास 40% है एंड स्टेट्स के पास 20%। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो हम 3% की बात कर रहे हैं, ये जो हम 3% की बात कर रहे हैं दोस्तों, असल में ये एक स्टैट्यूटरी फिजिकल डिसिप्लिन या टारगेट है, बट गवर्नमेंट डेविएट भी हो सकती है इनसे स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज में। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट डेविएट भी हो सकती है टेम्पोररली फ्रॉम फिजिकल टारगेट्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज लाइक कोरोना, राइट। कोविड-19 पेंडेमिक एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जहाँ पे जो फिजिकल जो टारगेट्स हैं वो टेम्पररली ब्रीच हुए हैं। FRBM क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है, फिजिकल डिसिप्लिन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेसिव बोरोइंग से क्या होता है, इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे फिजिकल स्पेस कम हो जाता है और इनस्टेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एंड आप अगर क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे मैंने पूछा था कि आप बताओ FRBM जो पर्टिकुलर एक्ट है ना, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं ये मैंडेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लिमिट करें सेंट्रल गवर्नमेंट डेट को और जनरल गवर्नमेंट डेट को बाय 31 मार्च 2025। क्या लिमिट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की और जनरल गवर्नमेंट डेट की। तो यहाँ पे आप देखो जनरल गवर्नमेंट डेट क्या है, 60% ऑफ GDP है, तो यहाँ पे ये 60% ऑफ GDP इस ऑप्शन में, तो हम डी के साथ जाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डेट है, हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 40% है ना, और स्टेट्स का 20%। तो आंसर इज ऑप्शन डी। देन इस क्वेश्चन में आप देखिए तो इसमें 4 स्टेटमेंट है और इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया गया है, इस वजह से एक्सट्रीमली टफ बन जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहे हैं टारगेट टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट। जो ओरिजिनल FRBM एक्ट था वो फिजिकल कंसोलिडेशन पे फोकस रखता था मेजरली। जो FRBM रूल्स है वो इस तरीके से रिक्वायर्ड थे कि जो हर साल GDP आएगा उसमें 0.5% से रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जाएगा, है ना। और ये जो बात है ये 0.5% ऑफ GDP एवरी ईयर की बात की गई थी रेवेन्यू डेफिसिट में कि उतना कम हो, एंड 0.3% ऑफ GDP हर साल फिजिकल डेफिसिट का कम हो। तो ये वाली चीज़ थी। देन ये जो ओरिजिनल डेडलाइन है ये 2008 में देखने को मिला, है ना, कि पूरे तरीके से एलिमिनेट कर लिया जाए रेवेन्यू डेफिसिट को। देन इसके बाद कह रहे हैं टारगेट फॉर फिजिकल डेफिसिट 4.9%।
ये वाली बात कहाँ पे देखने को मिली, तो ये काफ़ी लास्ट में लाइक 2024-25 के अराउंड देखने को मिली है कि यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.9% ऑफ जीडीपी इसका टारगेट रखा गया था, है ना, क्योंकि जो 2023-24 है उस टाइम पे 5.8% था, तो इस तरीके से कम करने का टारगेट रखा गया था। देन इसके बाद कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखिए जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। मैंने कई बार ये चीज़ें आपको बताई हैं, क्योंकि जो ऑर्डिनरी रेवेन्यू डेफिसिट है ना, उसमें सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक ही तरीके से देखा जाता है, बट कुछ जो ग्रांट्स होते हैं उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई किए जाते हैं, है ना, एंड उसका यूज़ करके कैपिटल एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये वाला कंपोनेंट अलग से इंक्लूड किया गया था, और ये वाली बात 2011-12 के बजट में देखने को मिली। देन इसके बाद कह रहे हैं कि फोकस ऑन प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट वाली जो बात है ये 2018 में देखने को मिली है। 2018 का एफआरबीएम अमेंडमेंट्स हुआ था, उस टाइम पे ये वाली बात देखने को मिली कि प्राइमरी डेफिसिट पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली क्या है ना कि गवर्नमेंट की जो करंट फिजिकल पोजीशन है वो इस तरीके से देखी जाने लगी कि इंटरेस्ट पेमेंट में कितना पैसा जा रहा है ना, उसको माइनस कर दिया जाने लगा, क्योंकि वो तो पास्ट की बोरोइंग है। ऐसे करके प्रोजेक्ट किया जाता है दोस्तों, आप जानते हो बजट में टर्म्स का किस तरीके से वो यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो पहला होगा, देन इसके बाद तीसरा है, फिर चौथा है, फिर दूसरा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो एफआरबीएम एक्ट अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली बताओ कि ये 2003 का एक्ट है, जुलाई 2004 में इन्फोर्स में आया। इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया इंटर जनरेशनल इक्विटी को इंश्योर करना है फिजिकल मैनेजमेंट में, और लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट के लिए ऑर्डर सेट किए गए, बहुत बार अमेंड भी हुआ, 4 बार अमेंड हुआ है। अच्छा, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। वैसे तो इकोनॉमी की हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लाइक इकोनॉमिकल हिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं पूछते, बट स्टेट पीसेस वगैरह में शायद पूछ लें। जब पॉलिटी की हिस्ट्री पूछ सकते हैं वो, तो इस तरीके से वो पूछ सकते हैं, वैसे थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप। 2004, 12, 15 में और 18 में टारगेट क्या है, फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए 3% ऑफ जीडीपी। ये आप लिख लो, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हर एग्जाम ऑलमोस्ट पूछते हैं। देन इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू 60% ऑफ जीडीपी, है ना, जिसमें से जो गवर्नमेंट डेट है, क्योंकि जनरल गवर्नमेंट डेट की हम बात कर रहे हैं, जनरल गवर्नमेंट डेट 60% ऑफ जीडीपी, जिसमें से सेंटर का 40% एंड 20% स्टेट गवर्नमेंट डेट का। तो ये वाली टारगेट रखी गई है। देन ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर दिए गए और आपको एग्जाम्पल से मैच करना है, और ये इसके ऑप्शंस हैं। पहला कह रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किससे मैच होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मैच होगा स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह से। देन इसके बाद इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल सिस्टम वगैरह। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैच होगा इंटरनेट बैकबोन, डेटा सेंटर वगैरह से। एंड जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मैच होगा रोड, रेलवे, पावर स्टेशन। ये तो आसान है, तो 4 आएगा, देन इसके बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। 4, 2, 1, 3 किस में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोशल वेलफेयर के लिए स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। इंस्टीट्यूशनल का मतलब बॉडीज, फाइनेंशियल सिस्टम वगैरह। डिजिटल तो ये तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, रोड, रेलवे, पावर स्टेशन वगैरह। यहाँ पे आप देखो फिर से ये टर्म्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैंने ये सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए थे, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन वो अक्सर पूछते हैं, है ना, एंड इन्होंने फिर से पूछ लिया है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है बहुत सारे। हाँ ये रहा, है ना, मैंने आपको सारे डेफिसिट के बारे में बताया, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और मैंने आपको यही बताया कि ये टर्म्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। देन प्राइमरी डेफिसिट क्या है मैंने सारा एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो इसमें जो PYQs हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। आप देखो ये सवाल कोई नया नहीं है दोस्तों, है ना, ये CDS में पूछा गया है। देन आप ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ट्राइज टू असरटेन द एक्चुअल डेफिसिट इन द रेवेन्यू अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, है ना। मैंने आपको बताया वही है कि वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कैपिटल एसेट्स के क्रिएशन के लिए जो ग्रांट्स है उनको हटा दो रेवेन्यू डेफिसिट से, तो आप कहाँ पे पहुँचोगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में। ओके, तो इसे मैच करते हैं, ये इसके ऑप्शंस हैं।
देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन में तो सबसे आसान वाला ढूंढूंगा। यहाँ पे सरप्लस बजट कह रहा है, तो जब इनकम ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो वो सरप्लस होती है वो चीज़, है ना। तो D1 के साथ जाएगा। D1 के साथ कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हट गया। देन इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट का डेफिनेशन सबसे ज़्यादा आसान है। क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो B जाएगा 4 के साथ। भले ही मुझे चारों पता हों फिर भी मैं ये मेथड यूज़ करूँगा एंड आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। तो B यहाँ पे 4 के साथ जाएगा, बस आंसर निकल कर आ गया है। क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना होता है ना एग्जाम में, और 30-40 सेकेंड अगर हम लगा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में और अगर वो बच पा रहे हैं तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। तो खैर बाकी देख लेते हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफ में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। आसान भाषा में बोले तो गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को दिखाता है ये। तो फिजिकल डेफिसिट में आप लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा एंड रेवेन्यू मतलब आय। इसमें से आप बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दोगे, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है। देन इसके बाद अगला टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। देन अगला टर्म है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो बेसिकली जब फिजिकल डेफिसिट में से पास्ट डेट के इंटरेस्ट के बर्डन को हटाए तो प्राइमरी डेफिसिट तक हम पहुंचते हैं। सरप्लस बजट तो नाम में ही समझ आ रहा है कि जब इनकम या रेवेन्यू ज़्यादा है, इनकम से बेटर वर्ड रेवेन्यू यहाँ पे होना चाहिए, खैर इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। तो इनकम जब ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से तो वो सरप्लस बजट कहलाता है। ऑल राइट, अच्छा एक सवाल और है, कॉल मार्केट, स्टॉक मार्केट और VGF ये आपको मैच करना है। सो उम्मीद है आपने ये अटेम्प्ट किया होगा। यहाँ में से आपको कुछ नाम अगर सिमिलर दिख रहा है तो हमने इन पे कुछ पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, जैसे VGF वगैरह के बारे में। एंड PPP फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों तीनों सही हैं। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, कॉल मनी एक सेगमेंट है मनी मार्केट का, और ये ना शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है। तो टिपिकली जो ओवरनाइट बोरोइंग या लेंडिंग होती है ना वो आता है कॉल मनी के अंदर, ठीक है। तो ये तो बड़ा कॉमन सा टर्म है, अक्सर इस पे क्वेश्चन आते ही हैं। देन इसके बाद जो कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, कैपिटल मार्केट जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड से डील करते हैं वो स्टॉक मार्केट कहलाते हैं। स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट का मेजर कंपोनेंट है, और जिसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह, राइट, तो ये इशू किए जाते हैं और इनकी ट्रेडिंग होती है। देन इसके बाद कह रहे हैं VGF स्कीम, जिसमें PPP फाइनेंशियल सपोर्ट है। देखिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म है VGF। मैंने आपको बताया था ना कि गैप फंडिंग मिल जाती है, लाइक अगर ब्रिज बनाया जा रहा है और उसमें खर्चा इतना आ रहा है तो जो बचा हुआ खर्चा है, क्योंकि ऐसे तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगी, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है इस केस में। तो गवर्नमेंट का ये फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। लास्ट लेक्चर आप फॉलो करो, VGF के बारे में डिटेल में मैंने बताया लास्ट में, है ना। तो ये इकोनॉमिकली यूज़फुल हो बट फाइनेंशियली वायबल ना हो, कि प्राइवेट इन्वेस्टर आकर उसमें इन्वेस्ट करें, तो उस केस में VGF की बात देखने को मिलती है। VGF स्कीम पिक्चर में आता है और इसके थ्रू हेल्प की जाती है प्राइवेट पार्टनर्स की। देन इसके बाद ठीक है, मतलब यहाँ पे तीनों सही, आंसर इज D। और कॉल मनी मार्केट में आपको कुछ बातें समझनी होगी दोस्तों, कि ये कोई कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। इस वजह से ये मनी मार्केट कहलाता है, मनी मार्केट के अंदर आता है बेसिकली, है ना। और कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, कई बार यही पूछ लेते हैं। तो कॉल मनी या नोटिस मनी कहते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल पे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही है सिविल सर्विस में। देन इसके बाद कमर्शियल पेपर होते हैं, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। देन in fact repo and reverse repo are also included in this. So yeah, that's it, we have done all the important questions of economics as well. Thank you very much for being with me